Hello students, today we will discuss about nucleophilic substitution reaction. तो देखते हैं nucleophilic substitution reaction. ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक रिएक्शन लेके समझते हैं. ठीक है, तो मान लो ये एक रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड लिया हमने. ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने किसी न्यूक्लियोफाइल से. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे और यहाँ से ये X बाहर निकलेगा. तो X क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है. तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे RNU प्लस X माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया. तो बेसिकली यहाँ हुआ क्या, X एक लिविंग ग्रुप है, X लिविंग ग्रुप है, Mu माइनस क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है, तो X किसके फॉर्म में बाहर निकला है, X माइनस के फॉर्म में. तो बेसिकली यहाँ हुआ क्या, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया. इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, अब देखते हैं, हमें दो टाइप पढ़ने हैं अभी इसके, SN1 और SN2. तो देखो SN1 एंड SN2 दो टाइप पढ़ने हैं. तो देखो दोनों में क्या होता है, जो नेट रिएक्शन है वो सेम होती है. मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा. तो आना जाना, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा. तो नेट रिएक्शन तो दोनों में सेम होती है. ठीक है, तो फिर डिफरेंस किस में होता है, डिफरेंस होता है इनके आने जाने के प्रोसेस. आने जाने के प्रोसेस में कैसे, देखो SN1 में क्या होता है, देखो पहले जो जाने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो चला जाता है, फिर आने वाला आ जाता है. ठीक है, मतलब क्या होता है, जो जाने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो चला जाता है, फिर आने वाला आ जाता है. SN2 में क्या होता है, देखो SN2 में आने जाने का जो प्रोसेस है वो साथ साथ होता है. कैसे, ये न्यूक्लियोफाइल आता रहेगा और ये बाहर निकलता रहेगा, ऐसा होगा. ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं SN1 की. ठीक है, SN1 का पूरा नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर. इतना बड़ा नाम है. ठीक है, तो देखो सारी बात अभी मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगी. तो मैकेनिज्म लिखते हैं इसके, मैकेनिज्म. तो जो SN1 रिएक्शन है वो बेसिकली दो स्टेप में कंप्लीट होती है. कैसे, पहले जाने वाला बाहर जाएगा. तो स्टेप 1 लिखता हूं मैं, स्टेप 1 में क्या होगा, जो जाने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो बाहर निकल जाएगा. तो RX इसमें से ये न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा. ये पोलर बॉन्ड होता है, एल्किल हैलाइड में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की कम. तो ये पोलर बॉन्ड होता है. ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन बन गया यहाँ पर और ये X माइनस. ठीक है, इस प्रकार से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो हमारा कार्बोकेटायन बना है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. ठीक है, तो जाने वाला पहले चला गया, फिर आने वाला आएगा. तो इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन. ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होना है, कार्बोकेटायन, और सेकंड स्टेप में हमारा प्रोडक्ट बनेगा. तो देखो हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखा है कि जब भी कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है तो उसमें एक स्टेप स्लो होगा और दूसरा स्टेप फास्ट होगा. और जो स्लोवेस्ट स्टेप है वही RDS होता है. ठीक है, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है, तो देखो इसमें जो ये वाला स्टेप है, फर्स्ट वाला, ये स्लो स्टेप होता है और ये वाला फास्ट होता है. ठीक है, तो ये वाला स्लो क्यों हुआ, वाली बात कोई बता सकता है स्लो क्यों हुआ? तो देखो इसका रीजन क्या होता है. यहाँ पे देखो जो एल्किल हैलाइड है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, कार्बोकेटायन अनस्टेबल इन द सेंस ऑफ एल्किल हैलाइड. ठीक है, एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट में कार्बोकेटायन अनस्टेबल होती है.
तो बेसिकली यहाँ पे हो गया है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक स्लो प्रोसेस होगी, ठीक है। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेप स्लो था। दूसरा रीजन ये दे सकते हैं हम कि जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है वो क्लीवेज वाली हो रही है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, तो बॉन्ड का टूटना एक स्लो प्रोसेस है, तो इस वजह से ये स्लो प्रोसेस। तो दो रीजन आगे समझ, ठीक है। अब बताओ एक बात, ये बॉन्ड टूटा क्यों? ये बॉन्ड RX वाला जो बॉन्ड है वो कैसे टूटा, कोई बता सकता है? तो देखो अपने आप तो टूटा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे टूटने में मदद करी है सॉल्वेंट ने। किसने मदद करी है? सॉल्वेंट ने। सॉल्वेंट ने क्या किया? सॉल्वेंट ने क्या किया? यहाँ पर देखो, ये जैसे एल्किल हैलाइड है, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल नेगेटिव, तो सॉल्वेंट जैसे हमने मान लो वाटर ले लिया, तो वाटर क्या करेगा? यहाँ पे इसको सराउंड कर लो, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो इसको सराउंड कर लेगा इस प्रकार से, ठीक है। और इसको हेलोजन को क्या करेगा? वाटर का पॉजिटिव पार्ट सराउंड कर लेगा, इस प्रकार से पॉजिटिव पार्ट इसको सराउंड कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इधर से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करेंगे और इधर से ये न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ होगा क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ से R+ और X- सेपरेट हो जाएगा, इस प्रकार से बॉन्ड टूट। अब देखो दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब इसका हम रेट इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेट इक्वेशन लिखते हैं, रेट इक्वेशन। तो कोई बता सकता है इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? कहां से लिखते हैं रेट रिएक्शन? केमिकल काइनेटिक्स पूरा पढ़ा हुआ है अच्छे से, ठीक है। बताओ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन का रेट जो है वो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कैसे? देखो किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट है वो कौन डिसाइड करता है? स्लोवेस्ट स्टेप। तो इसका स्लोवेस्ट स्टेप ये स्टेप 1 है और यही RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इसमें कौन आ रहा? एल्किल हैलाइड आ रहा है, मतलब एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन। तो रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? R बराबर हो जाएगा KRX, ठीक है। अब बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा इसका, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस SN1 रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं SN1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आगे बात समझ, तो ये बात। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन के लिए। रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स टुवर्ड SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? देखो दो केस बन सकते हैं यहाँ पर। केस 1, इफ R इज डिफरेंट। दूसरा केस बन सकता है इफ X इज डिफरेंट, X इज। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, हमें रिएक्टिविटी देखनी है भाई कौन सा कंपाउंड SN1 फास्ट देगा। तो देखो किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी देखनी होती है तो वो देखते हैं हम RDS से, ठीक है। RDS में कौन इन्वॉल्व है? RH, एल्किल हैलाइड इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे? इस R पार्ट को चेंज करेंगे। तो R पार्ट को चेंज करके देखो 3 टाइप के एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। एक ये बनाया जा सकता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड,
एक ये बनाया जा सकता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक ये बनाया जा सकता है 3 डिग्री एल्किल। तो बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पे आर पार्ट चेंज कर दिया, एल्किल वाला पार्ट चेंज कर दिया। अब इनकी रिएक्टिविटी देखिए, तो रिएक्टिविटी कैसे देखें, देखो यहाँ पे आरडीएस में क्या बन रहा है, एल्किल हैलाइड से कार्बोकेटाइन। तो जो कार्बोकेटाइन जल्दी बनाएगा, जो एल्किल हैलाइड कार्बोकेटाइन जल्दी बनाएगा वो फर्स्ट SN1 देगा, ठीक है। तो जल्दी कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, जल्दी कार्बोकेटाइन वो बनेगा जो स्टेबल होगा। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है 3 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है। तो देखो यहां से कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री, यहां से 2 डिग्री और यहां से 1 डिग्री। तो जल्दी कौन सा बनेगा, बेसिकली जो सबसे स्टेबल है वही जल्दी बनेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट SN1 देगा, ठीक है, और सबसे स्लो 1 डिग्री एल्किल। आगे बात सुनो। अब देखो केस सेकंड की बात कर लेते हैं। अगर एक्स पार्ट को डिफरेंट लेते हैं, एक्स पार्ट कैसे, हेलोजन को चेंज कर दो, तो RI RF है, RI के बाद RBr लेते हैं, RCl और RF। तो बताओ कौन फास्ट SN1 देगा, जो भी जल्दी टूटेगा RX किसमें आ रहा, RDS में आ रहा, तो जो जल्दी टूटेगा वो फास्ट SN1 देगा। तो जल्दी कौन टूटेगा इनमें से, तो जल्दी कौन टूटेगा बता सकता है कोई, इनमें से कौन जल्दी टूटेगा, RI जल्दी सबसे फास्ट RI टूटेगा, और सबसे लेट या फिर सबसे स्लो बोल सकते हैं हम कौन टूटेगा, RF। ये क्यों टूटा, देखो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो है 2s 2p ओवरलैपिंग, यहाँ है 2s 3p ओवरलैपिंग, यहाँ है 2s 4p ओवरलैपिंग, यहाँ है 2s और 5p। तो सबसे वीक ओवरलैपिंग कहाँ पे, एल्किल आयोडाइड में, तो ये सबसे जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। तो ये बात, तो हमने रिएक्टिविटी का कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, तो देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो देखो मान लो मैंने एक कायरल मॉलिक्यूल लिया, ये कायरल मॉलिक्यूल लेता हूं, ठीक है। SN1 रिएक्शन करवानी, तो SN1 रिएक्शन में सबसे पहले कौन बनता है, सबसे पहले बनता है कार्बोकेटाइन, जाने वाला चला जाएगा बाहर, तो ये X माइनस बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस, वो अटैक करेगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल, एक तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसमें, और एक बनेगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, तो देखो यहां पे क्या हुआ है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इस कार्बोकेटाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पे sp2, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी इस टाइप से, इस टाइप से ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये बीच में कार्बन है, ये इस प्रकार से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, बीच में कार्बन है,
तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से। मान लो यहाँ पे पहले हेलोजन लगा हुआ था, हेलोजन लगा हुआ था और इसकी शेप ऐसी थी टेट्राहेड्रल शेप, इस प्रकार से यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ था टेट्राहेड्रल शेप। जैसे ये हेलोजन यहाँ से हटा तो इसकी शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, इस प्रकार से ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो अगर मान लो इधर से हेलोजन हटा और उधर से दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, जिधर से हटा उधर से आके जुड़ गया, तो इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अगर मान लो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है तो इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, इस प्रकार से। तो बेसिकली पहले ऐसा था, फिर अब ऐसा हो गया। तो देखो जिधर से एक्स हटा है उधर से अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला बनेगा। मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन मान ले हम एस मान लेते हैं, तो अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की सेम साइड से जुड़ता है तो ये भी एस बनेगा और बैक साइड से जुड़ता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, एक का कॉन्फ़िगरेशन एस है और दूसरे का आर है। तो इन दोनों में मिलकर क्या बना लिया, यहाँ पे रेशमाइजेशन कर लिया, तो क्या बन गया यहाँ पे रेसेमिक मिक्सचर। क्या बना लिया, रेसेमिक मिक्सचर बना लिया। ठीक है, क्लियर। अब देखो मान लो हमने इनिशियल कंपाउंड कौन सा लिया, एस लिया। एस से मान लो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी मिला, ठीक है, एस मिल सकता है और दूसरा आर मिला। अगर इनिशियल कंपाउंड एस था और प्रोडक्ट भी एस मिलता है एंड एस कॉन्फ़िगरेशन वाला मिलता है तो इसको बोलते हैं हम रिटेंशन। क्या बोलेंगे, रिटेंशन। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट मिलता है प्रोडक्ट का तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। तो देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन वो उसमें रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। तो रिटेंशन और इन्वर्जन होता है, इसलिए वहां पे रेसेमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, आगे बात। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है कि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों 50-50% होते हैं या फिर कम ज्यादा होते हैं। तो बताओ रेसेमिक मिक्सचर कैसा बनता है, बराबर बनता है या फिर कम ज्यादा हो जाता है? मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बराबर होते हैं क्या? तो जवाब है नहीं। कैसे, देखो जैसे मान लो ये इस प्रकार से पहले ये कायरल मॉलिक्यूल था, ठीक है, यहाँ पे ये हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन। अब ये हेलोजन हट गया तो इसकी इससे ऐसे होगी। अब ये हेलोजन यहाँ से हटा तो यही आसपास रहेगा, इसके कांटेक्ट में रहेगा, पूरी तरह से हटा देगा। तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है तो इधर से अटैक करेगा तो ये जो पहले वाला न्यूक्लियोफाइल था वो उसको रिपेल करेगा। मतलब ये वाला पाथ इसके लिए क्लियर नहीं, किसके लिए, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जबकि बैक साइड तो पूरा क्लियर है। ठीक है, तो बैक साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा, इन्वर्जन ज्यादा होगा, किससे, रिटेंशन। तो इन्वर्जन जो है वो मोर होगा और रिटेंशन। ठीक है, आगे बात। तो हमने पूरा कर लिया SN1 रिएक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू।